हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है उसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैंने इंग्लिश पेडागोजी के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना चुकी हूँ, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके सारे वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिमेडियल टीचिंग, सबसे पहले जान लेते हैं कि रिमेडियल टीचिंग होता क्या है। देखिए, जब डॉक्टर के पास कोई बीमार व्यक्ति जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले डायग्नोसिस करता है, यानी जो बीमारी के कारण है उनका पता लगाता है, फिर उसे एक रिमेडी लिखता है, एक या फिर कहीं रिमेडियल करता है, यानी वो उसका फिर उपचार करता है और उस बीमारी को दूर करने के लिए रिमेडीज देता है। इसी तरह टीचिंग में होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट की जो डिफिकल्टीज हैं उनका डायग्नोसिस करता है, यानी उनका पता लगाता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से टीचिंग में प्रॉब्लम हो रही है, फिर उनके लिए कोई उपचारात्मक यानी रिमेडियल टीचिंग फॉलो करता है, ताकि जो डिफिकल्टीज है डायग्नोसिस में, जो डिफिकल्टीज का पता चला है उन्हें दूर कर सके। तो आइए देखते हैं कि रिमेडियल टीचिंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए रिमेडियल टीचिंग क्लास इज वन दैट इज मीन टू इम्प्रूव ए लर्निंग स्किल और रेक्टिफाई ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया इन ए स्टूडेंट। यानी जो रिमेडियल टीचिंग है उससे मीन्स ये है कि सबसे पहले तो लर्निंग जो स्किल्स है उनका इम्प्रूवमेंट करता है, मतलब उनमें जहां जहां जो जो कमी रह गई है उनका इम्प्रूवमेंट किया जाता है। एंड रेक्टिफाई ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया इन ए स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट में एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है किसी, जैसे कि मान के चलिए कि कई प्रकार की बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको किस एरिया से, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उसका वो पता लगाकर उसमें रेक्टिफाई करता है, यानी उसका वो सुधार करता है, तो वो होता है रिमेडियल। एक बात और कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डायग्नोसिस और रिमेडियल। डायग्नोसिस में डिफिकल्टीज का पता लगाया जाता है और रिमेडियल में जो डिफिकल्टीज है उनको दूर किया जाता है, मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज या ऐसी कहें चीजें टीचर अपनाता है जिनके थ्रू उन डिफिकल्टियों को दूर किया जा सके। तो अब देखते हैं कि क्या कारण होते हैं या फिर क्या कॉजेज हैं या फिर क्या ऐसी लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चे में हो जाती हैं जिसके लिए टीचर को एक रिमेडियल टीचिंग का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है कि पुअर मेमोरी। जो स्टूडेंट है उसकी पुअर मेमोरी होती है, मतलब वो रिटेन जो भी उसने नॉलेज या फैक्ट्स लर्न किए हैं वो उनको मेमोराइजिंग नहीं कर पाता है, यानी एक कहीं कि लंबे समय तक वो उसके दिमाग में वो याददाश्त नहीं बनी रहती है, वो उनको जल्दी क्विकली फॉरगेट, यानी वो जल्दी भूल जाता है। फिर आता है कि लैक ऑफ कॉम्प्रेंशन, या कह सकते हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो बच्चे ने जो नॉलेज जो टीचर ने पढ़ाया है, जो नॉलेज उसे मिली है, वो उसे कॉम्प्रेंशन, वो उसे समझ नहीं पाता है, वो उसका बोध नहीं कर पाता है, या फिर कहें कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो उतना हाई नहीं होता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे वो तुरंत उसे समझता भी जाए। फिर आती है शॉर्ट अटेंशन। इसमें जो बच्चा क्या है कि उसमें अटेंशन की कमी होती है, जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है तो क्या उसका ध्यान इधर उधर हर छोटी मोटी चीज से या फिर कहो किसी भी चीज से उसका ध्यान भटक जाएगा, यानी अटेंशन वो या कह सकते हैं कि वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी अटेंशन उसका नहीं बन पाता है। डिफिकल्टीज ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी जो बच्चा है वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है। कैसे प्रेजेंटेशन, यानी वो जो अपने व्यूज हैं, आइडियाज हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि कमी है जिस एरिया में, तो उसकी वजह से वो क्या है कि अपनी जो एक्सप्रेशंस है उनको नहीं दे पाता है, अपने व्यूज को एक्सप्रेसिव नहीं बना पाता है। फिर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। कई बार क्या होता है कि एक तो बच्चे में खुद में भी मोटिवेशन की कमी होती है, फिर क्या है कि टीचर भी बच्चे को उसे लगता है कि ये याद नहीं कर रहा है, इससे नहीं हो पा रहा है, तो उसे लैक डाउन कर देते हैं, जबकि उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए। तो ये जो मोटिवेशन की कमी है इस वजह से भी एक ये लर्निंग डिफिकल्टीज बन जाती है और कोज बन जाती है, ताकि रिमेडियल टीचिंग का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फिर आता है हमारा ऑप्शन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनको हर चीज में ये लगता है कि अरे नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, हर बात में मतलब उन्होंने पहले कोई प्रॉब्लम को देखा नहीं, वो उसे सॉल्व करने की
क्षमता है, कैपेबिलिटी उनमें होती ही नहीं है। वो सीधा देखते हैं कि नहीं हमसे ही नहीं होगा, यानी उनमें इतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। या फिर कहें कि कॉन्फिडेंसली वो अपने जो व्यूज हैं, जैसे मान के चलिए टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो खड़े तो हो जाएंगे, उन्हें पता भी होगा, लेकिन या वो अपना एक्सप्रेस व्यूज है उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड मोर टाइम टू कंप्लीट टास्क, यानी कोई भी टास्क या फिर असाइनमेंट जो बच्चे को दिया जाता है तो उसे पूरा करने में बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि उनमें इस तरीके की लर्निंग डिफिकल्टीज आ जाती है कि उनके लिए उस चीज जो चीज है, जो असाइनमेंट है, जो टास्क उन्हें दिया गया है उसे रिलेट करके उसे कंप्लीट करने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, यानी ये जो बच्चे होते हैं इनमें क्या होता है, एक तो होता है कि नॉलेज को अच्छे से बनाकर रख ली जाए, लेकिन इनमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने जितना या फिर कहीं क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग से क्या होता है बच्चे में क्रिएटिविटी तो आती ही है, साथ में वो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व भी कर सकता है, लेकिन इनमें क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं पाई जाती है और इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी होती है वो काफी वीक होती है अन्य बच्चों की अपेक्षा। फिर आता है पेरेंटल एटीट्यूड। आजकल जैसा कि सबसे ज्यादा जो देखा जाता है पेरेंटल, कि मतलब पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है टीचिंग को लेकर। मतलब एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें लगता है कि मतलब हमारा बच्चा सबसे ज्यादा सुपर होना चाहिए, यानी उनका एटीट्यूड क्या है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, मतलब वो बच्चे पर इतना ज्यादा प्रेशर बना देते हैं, या फिर कहो कि या तो वो इतना ज्यादा, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस वजह से बच्चों को लर्निंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो देखा जाए तो पेरेंटल एटीट्यूड भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब परिवार का जैसा माहौल होगा बच्चा उस अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ होती है। मिक्स थिंग्स अप इजली, ये जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि टीचर ने अलग अलग दो फैक्ट्स पढ़ाए, वो क्या करते हैं कि एक को समझा दूसरे को समझा, लास्ट में उनके दिमाग में सब दोनों कंसेप्ट या जो भी वो कंसेप्ट पढ़ते हैं सब मिक्सअप हो जाता है, यानी वो सारी चीजें को मिक्सअप कर देते हैं, उनके मतलब मेमोराइजिंग पावर नहीं हो पाती है। लैक ऑफ सुटेबल एनवायरमेंट ऑफ स्कूल, ये सारी प्रॉब्लम तो एक बच्चे की होती ही है, साथ में फिर डिपेंड करता है स्कूल का एनवायरनमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि कुछ बच्चे जैसे कि टीचिंग एड्स हो गए, उनका इफेक्ट इतना पड़ता है कि बच्चे उससे काफी अच्छे से सीखते हैं, तो उनका अगर स्कूल में नहीं है टीचिंग एड्स तो बच्चे पर फर्क पड़ता है। या फिर कहें कि स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो बच्चे पर पर्टिकुलर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर टीचर में ही कॉन्फिडेंस की कमी है, टीचर बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा है, टीचर खुद इतना ट्रेंड नहीं है जो एक बच्चे को मतलब अच्छे से नोटिस कर सके कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाने की जरूरत है। तो मतलब स्कूल एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। फिर आती है कि फिजिकल या लैंग्वेज प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को फिजिकल जैसे ऑडिबिलिटी हो गई कि बच्चा प्रॉपर देख नहीं पा रहा है, तो विजुअलिटी प्रॉब्लम हो गई, ऑडिबल प्रॉब्लम हो गई कि टीचर बोल रहा है लेकिन बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम या किसी तरह का मेंटल शॉक हो गया, या जैसे कि एक होता है सेरेब्रल पल्सी जिसमें क्या होता है मस्तिष्क घात, तो उसमें क्या होता है कि नॉलेज तो बच्चा ले रहा है लेकिन वो उसके साथ रिलेट नहीं कर पाता है, तो मेंटल शॉक टाइप में हो गया। कभी कभार टीचर बच्चे को इतना ज्यादा डांट देते हैं कि उनका जो पढ़ाई का वो है वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, वो आगे फिर पढ़ने की उनकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी बच्चे में हो सकती है, कुछ विकलांगता हो सकती है मेंटली फिजिकली, तो इस तरीके की बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, साथ में लैंग्वेज प्रॉब्लम। कई बार जैसे कि टीचर दूसरी जगह से अगर आता है तो फिर क्या है कि बच्चे का जो लोकल लैंग्वेज है और एक होती है कह सकते हैं जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है, तो उसके साथ बच्चा रिलेट नहीं कर पाता है, तो एक मीडियम मतलब जो लैंग्वेज होती है वो मीडियम होती है, तो वो भी उसके लिए एक लर्निंग की डिफिकल्टी बन जाती है। या फिर कह सकते हैं कि ये एक डायग्नोसिस टेस्ट भी कह सकते हैं हम इसे, कि ये सारी कमियां जब बच्चे में पाई जाती हैं, सारी डिफिकल्टीज पाई जाती है, इनका पहले पता लगाया जाता है कि ये सारी कमियां पाई जाती हैं, फिर बच्चे पर रिमेडियल टीचिंग अप्लाई की जाती है। तो ये थे हमारे कॉजेज और लर्निंग डिफिकल्टीज रिमेडियल टीचिंग के। अब हम ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस क्या हैं वो समझेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट है कि एंड द लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कि जो रिमेडियल टीचिंग है उसके थ्रू क्या होता है
कि जो लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे को फेस करनी पड़ रही होती हैं उनका एंड हो जाता है। यानी इस तरीके से उनको रिमेडीज प्रदान की जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है कि लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। टीच अबाउट द हैबिट्स और गुड स्किल्स, यानी जो रिमेडियल टीचिंग है उसके थ्रू बच्चे को गुड स्किल्स यानी उसके जो कौशल है और अच्छी हैबिट्स का फॉर्मेट किया जाता है दोबारा से, या फिर कह सकते हैं रीफॉर्मेट किया जाता है, उनको टीच कराया जाता है। ओवरकम डेफिशिएंसीज इन वर्क स्टडी एंड स्किल, यानी जो वर्क स्टडी कहें कि कार्य अध्ययन में जो डेफिशिएंसीज कमियां आ गई हैं, या फिर कहें कि जो कौशल में बच्चे के, क्योंकि उसके मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम हो जाती है अगर फिजिकली प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज जो अभी हमने सारी डिफिकल्टीज देखी थी, तो इस तरीके से बच्चे के जो स्किल है, कौशल है, या फिर उसके वर्क स्टडी में जो प्रॉब्लम आ जाती है, कमियां आ जाती हैं, तो वो रिमेडियल टीचिंग के द्वारा क्या दूर की जाती है। इट प्रोवाइड्स करेक्ट एंड नेसेसरी फाउंडेशन विच इज यूजफुल फॉर फर्दर लर्निंग। जो रिमेडियल टीचिंग है उसमें बच्चे के लिए ऐसे फाउंडेशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, और वो भी कैसे, करेक्ट एंड नेसेसरी फाउंडेशन, यानी सही और आवश्यक जो फाउंडेशन है बच्चों के लिए, उनकी मतलब डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग जो सुटेबल फाउंडेशन है वो उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि इनकी फ्यूचर लर्निंग के लिए यूजफुल होते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग टीचिंग, इसमें क्या होता है, जब ड्यूरिंग टीचिंग यानी जब टीचिंग चल रही होती है बच्चे की, तो उसी समय प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाता है। मतलब बच्चे के लिए जब दोबारा से, यानी बच्चे की जब हम डिफिकल्टीज का टीचर को पता चल जाता है तो वो क्या करता है, रिमेडियल टीचिंग जब उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो जब वो देखते हैं कि बच्चे को कहाँ पर और किस पॉइंट पे जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी ड्यूरिंग टीचिंग में उनको सॉल्व करा दिया जाता है। इट हैस्टेंस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इससे क्या होता है कि जो लर्निंग का एक प्रोसेस है वो उसे हैस्टेंस करता है। हैस्टेंस क्या है, यानी तेज करता है, उसकी जो स्पीड है उसे फास्ट कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे में प्रॉब्लम यानी डिफिकल्टीज आती हैं, बच्चे में नहीं, बच्चे की लर्निंग में जब डिफिकल्टीज आती हैं, तो क्या होता है, उसकी लर्निंग एक जगह कहो कि अवरुद्ध हो जाती है, रुक सी जाती है, उस पर स्टॉप लग जाता है। तो रिमेडियल टीचिंग के द्वारा उसे रीफॉर्मेट रीप्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या होता है, उससे जो लर्निंग का प्रोसेस है वो दोबारा से हैस्टेंस हो जाता है। इट फिल्स द गैप ऑफ लर्निंग, ये जो रिमेडियल टीचिंग है इसके थ्रू जो लर्निंग के बीच में एक गैप आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसकी स्टडी जो रुक जाती है किसी भी रीजन से, किसी भी लर्निंग डिफिकल्टी की वजह से, तो वो जो बीच में गैप आ जाता है उसको रिमेडियल टीचिंग के द्वारा फिल कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव, ये रिमेडियल टीचिंग के एडवांटेज भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी है। अब हम देखेंगे कि जो रिमेडियल टीचिंग है उसका प्रोसीजर क्या है, मतलब किस तरीके से एक स्टेप से अगले स्टेप तक पहुंचते पहुंचते रिमेडियल टीचिंग के थ्रू बच्चे की लर्निंग को इफेक्टफुल बनाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग टारगेट स्टूडेंट्स। टारगेट स्टूडेंट कौन से, वो स्टूडेंट्स जिनकी लर्निंग में डिफिकल्टीज आ रखी हैं, या फिर उनको लर्निंग को लेकर उनकी नीड काफी ज्यादा है, यानी वो उतना नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे हैं, उनकी नीड अधिक है, या फिर उनका जो लर्निंग स्टाइल है उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फिर बात आती है कि डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद उनको किस पर्टिकुलर एरिया में, कहाँ, या फिर कह सकते हैं किस एरिया में, जैसे कि अभी हमने लर्निंग डिफिकल्टीज देखी थी, तो मतलब किस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड, घर का माहौल ऐसा है, या फिर कहें कि बच्चे की फिजिकली या मेंटली हालत खराब है, तो जो भी उसका पर्टिकुलर एरिया में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसका यहाँ पर डायग्नोजिंग किया जाता है, यानी उसकी जो लर्निंग प्रॉब्लम है उनका पता लगाया जाता है कि किस वजह से बच्चे की लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है। फिर डिजाइनिंग रिमेडियल इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें डिजाइन किया जाता है। डिजाइन में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक तो टीचिंग ऑब्जेक्ट, जो टीचिंग ऑब्जेक्ट है उनका ध्यान रखा जाता है। टीचिंग करिकुलम, टीचिंग जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। फिर कह सकते हैं टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल हो गया,
या फिर सपोर्ट मटेरियल उनको कलेक्ट किया जाता है, या फिर जो बच्चे को जिस तरीके की प्रॉब्लम है उसकी नीड के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट, करिकुलम, मटेरियल या फिर उसका जो सपोर्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट किया जाता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजीज, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जिसके थ्रू क्या कहते हैं बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। यानी इन सारी चीजों को, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्ट, करिकुलम, मटेरियल और सपोर्टिंग मटेरियल को ध्यान में रखते हुए रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस का डिजाइन किया जाता है। ऐसा उसका प्रारूप बनाया जाता है जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग डिफिकल्टी है वो दूर हो सके। फिर आता है कंडक्टिंग रिमेडियल इंस्ट्रक्शन। जो उन्होंने डिजाइन तो रेडी हो गया है, अब उन्हें कंडक्ट कराया जाता है, यानी बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। यानी अब वो कौन सी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग कराया जाता है कि उनको इंडिविजुअल या पीयर ग्रुप के जरिए उन चीजों को, रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है कि वो उस एनवायरनमेंट में बच्चे अपनी जो डिफिकल्टीज हैं उनको सॉल्व कर सके और क्या कहें कि उनकी जो प्रॉब्लम आती है उन्हें यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। फिर आता है असेसिंग लर्निंग रिजल्ट्स। तो यहाँ पर डिजाइन हुआ, यहाँ पे जो इन्होंने डिजाइन किया उसे कंडक्ट करवाया। फिर असेसिंग लर्निंग रिजल्ट्स, जो लर्निंग रिजल्ट आया मतलब लास्ट में जो रिजल्ट निकल कर आता है उसका असेसमेंट या फिर कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन किया जाता है। यानी जो लर्निंग अधिगम का जो परिणाम आया है उसका आकलन यहाँ पर किया जाता है कि लास्ट रिजल्ट उनका कैसे रहा, कि जो बच्चे की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई, जो बच्चे की नीड थी वो कंप्लीट हुई या यहाँ पर नहीं हुई। तो उस चीज का असेसिंग किया जाता है या फिर कह सकते हैं असेसमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप हैं जिनके थ्रू कह सकते हैं कि रिमेडियल टीचिंग को प्रोसीजर में लाया जाता है। यानी सबसे पहले स्टूडेंट्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उनकी जो लर्निंग प्रॉब्लम है उनका पता लगाया जाता है, फिर रिमेडियल का जो डिजाइन है, रिमेडियल इंस्ट्रक्शन का, टीचिंग का, वो फॉर्म किया जाता है, फिर उसे कंडक्ट कराया जाता है और लास्ट में जो लर्निंग रिजल्ट है उसका असेसमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया जाता है जिसके थ्रू जो रिमेडियल टीचिंग है वो इफेक्टफुल बनती है। अब हम रिमेडियल टीचिंग की जो स्ट्रेटजीज है उनके बारे में समझेंगे कि जो बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज हैं उसको दूर करने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजीज को अपनाया जाता है ताकि उसकी जो डिफिकल्टीज हैं उनको दूर किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो जिसमें फर्स्ट है हमारा IEP, जिसे हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, हिंदी में इसे व्यक्तिगत या वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे की डिफरेंसेस है या फिर कई कमियां हैं या फिर डिफिकल्टीज हैं उनको दूर किया जाता है और उसके जो पोटेंशियल है यानी बच्चे में जो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है उसको मोटिवेट किया जाता है या फिर कहें कि उसकी जो पोटेंशियल है उसे डेवलप किया जाता है इंडिविजुअल टीचिंग के जरिए। इंडिविजुअल टीचिंग क्या होता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे को ना पढ़ा करके कुछ एक, जैसे कि 2 से 3 बच्चे ले लिया, फिर कहीं 4-5 बच्चों को एक अलग से स्मॉल ग्रुप बनाकर उन्हें इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाया जाए, यानी एक कह सकते हैं व्यक्तिगत तरीके से। या फिर अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है तो बच्चे को पर्टिकुलर यानी पर्सनल तरीके से भी बच्चे को टीचिंग कराई जाती है और उसके जो पर्टिकुलर एरिया में जो प्रॉब्लम आई है उसे रेक्टिफाई किया जाता है। फिर बात आती है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम क्या होता है, इसमें जो क्लासमेट्स होते हैं तो अपने कह सकते हैं कि अपने जो ग्रुप के साथी हैं, अपने जो क्लासमेट हैं, उनको टीचर इस तरीके से, कुछ बच्चे जो कि ट्रेंड होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने जो साथी हैं उनके जो लर्निंग में डिफिकल्टी आती है, उनको कुछ चीज समझने में दिक्कत आ रही है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो वो होता है हमारा पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, यानी क्लास में ही क्लास के ग्रुप के बच्चों के द्वारा जिन बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है तो अन्य क्लासमेट के द्वारा उनको सपोर्ट करना, उनकी सहायता करना, उनकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में हेल्प करना, वो होता है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। फिर बात है रिवॉर्ड स्कीम। रिवॉर्ड स्कीम में टीचर क्या करता है, बच्चे को कई बार क्या होता है कि बच्चे को जैसे कि उसे नहीं आया तो कई बार टीचर बहुत ज्यादा डांट डपट देता है या फिर कहो बच्चा एक मेंटल शॉक में चला जाता है, वो नहीं पढ़ना चाहता है, उसकी मतलब एक इच्छा से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर टीचर ये स्ट्रेटजीज अपना सकता है कि कभी अगर बच्चा थोड़ा सा भी कुछ भी सही बताता है, कुछ सही रेस्पॉन्स देता है तो इधर वो रिवॉर्ड स्कीम को अपना सकता है, यानी उसे रिवॉर्ड दे दिया। इधर रिवॉर्ड देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि
कैसा भी आप रिवॉर्ड देके बच्चे की जो लर्निंग डिफिकल्टीज है, उसकी जो डेफिशिएंसीज है, कमियां हैं, उनको आप दूर कर सकते हो। तो उससे क्या है कि रिवॉर्ड से बच्चा थोड़ा कहो कि आकर्षित होता है। वो रिवॉर्ड उसके लिए कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग का काम करता है कि वो लर्निंग की ओर इंटरेस्ट दिखाएगा। उसके लिए एक क्रिएटिव तरीका बन जाएगा टीचर के लिए कि बच्चे को रिवॉर्ड के द्वारा लर्निंग में उसे इन्वॉल्व कराए। फिर बात आती है नो ह्यूमिलेशन, यानी ये स्ट्रेटजीज भी जरूरी है। जब बच्चे को इतनी डिफिकल्ट आ रखी है तो टीचर किसी भी तरह का कोई ह्यूमिलेशन ना करे। और ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी होता है कि मतलब पेरेंट्स बच्चे को ह्यूमिलेटेड ना करें, कि उनको इतना फोर्स ना करें, उन्हें मतलब दंड देना, उन्हें डांटना डपटना। तो किसी भी तरह का टीचर भी बच्चे को ह्यूमिलेशन नहीं करेगा। तो क्या है कि इससे भी बच्चा लर्निंग की ओर जाएगा, एक तरीके से रिमेडी के रूप में काम करेगा। इवन ये सारी ही रिमेडीज है जिनके द्वारा बच्चे की जो डिफिकल्टी है उनको हम दूर कर सकते हैं। अब बात आती है माइक्रो नोट्स, जैसे कि एक पूरा बड़ा, अब जैसे कि देखिए ये सारे जो हैं अगर हम इनको बुक में पढ़ने जाएं तो हमें पूरा लेक्चर सा पूरा एक पेज भरा मिलता है, जबकि इन्हें शॉर्टकट में हम सुंदर तरीके से कहते हैं ना, शॉर्ट एंड स्वीट, उस तरीके से मैं आपको जैसे समझा रही हूँ। तो उसी तरीके से ऐसे बच्चों को माइक्रो नोट्स, यानी अगर बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या माइक्रो, एक तो होता है कि नॉर्मल नोट्स जैसे कि मैं भी आपको पढ़ाई, और इनको और भी माइक्रो कर देना, मतलब बहुत ही छोटे रूप में, छोटे फॉर्म में बच्चों को नोट्स अवेलेबल कराए जाएं या फिर उनको एक माइक्रो नोट्स प्रोवाइड कराकर पढ़ाया जाए। फिर आता है रीड, रीड, राइट, रीराइट, रीप्रोड्यूस ड्रिल। ये क्या है कि मतलब एक तो पढ़ना, रीड दोबारा पढ़ना, राइट लिखना, रीराइट दोबारा लिखना। तो क्या होगा, एक तरीके से रीप्रोड्यूस ड्रिल, यानी जो अभ्यास है, बच्चे को ड्रिल को बार बार प्रैक्टिस में कराया जाए, यानी बच्चे का ड्रिल बार बार कराया जाए, उसे रिपीटिशन करवाया जाए। तो उससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा। यानी जब बच्चा बार बार लिखेगा, दोबारा पढ़ेगा, तो उसका जो कहते हैं कि जो लर्निंग में एक अवरोध आ गया है वो खत्म होगा। और यहाँ पर ये एज ए रिमेडी काम करेगा। ड्रिल इंपॉर्टेंट जो होगा वो क्या होगा, ड्रिल यहाँ पर जो जितने भी उसके स्किल्स हैं उनको फिर से रिप्रोड्यूस कर देगा। फिर आता है रीटीचिंग ऑफ सब टॉपिक्स। जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक बड़ा टॉपिक टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद जो सब टॉपिक हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जिन बच्चों को इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, तो उनके लिए सबको एक साथ मतलब एक साथ नॉलेज को गेन करना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में टीचर क्या करे, रीटीचिंग ऑफ सब टॉपिक्स। तो जिन बच्चों का हम आइडेंटिफिकेशन कर लिया है कि इन बच्चों को प्रॉब्लम है, तो उनको जो सब टॉपिक्स हैं उन्हें दोबारा टीचर पढ़ाएं। या फिर हम कह सकते हैं और स्ट्रेटजीज में कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, उनके लिए टीचिंग एड्स का यूज करें, ताकि वो क्रिएटिव तरीके से क्या होगा, उनकी डिफिकल्टी दूर होगी। जैसे कि कंप्यूटर का यूज ले लिया, तो इस तरीके से मटेरियल्स का यूज ले लिया, उसके जरिए क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होगा। और वो जो इसमें अगर कोई फिजिकली कहें कि डिफिकल्टी है, तो उसके लिए एक इंडिविजुअली तरीके से उसे पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज किसी वजह से, अलग वजह से अवरुद्ध है, नॉर्मली एनवायरनमेंट की वजह से, तो उसमें क्रिएटिव तरीके से या फिर उसे मोटिवेट करके या फिर कह सकते हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करके हम उसे दोबारा से लर्निंग की ओर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सारी रिमेडीज को, ये एक रिमेडीज हैं जिनको टीचर अपनाकर क्या अपने बच्चे की जो लर्निंग डिफिकल्टीज है उन्हें दूर करता है। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें रिमेडियल टीचिंग का आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एडवांटेज हो गए, कॉजेज हो गए, लर्निंग डिफिकल्टीज हो गई, प्रोसीजर हो गया और सारी स्ट्रेटजीज को पढ़ाया है। तो आपका भी फर्ज बनता है ना मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। सो प्लीज डू इट और इस तरीके से मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।